तैयारी अच्छी कर रखी थी, जनरल नॉलेज के जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? और फटाक से बड़े खुश होकर के दिया कि जवाब उनका सही था, परंतु क्या जवाब था? जगन्नाथ पहाड़िया। अब आप कहेंगे फैक्ट के आधार पर देखें सही है, परंतु मार्क्स 0, कम्युनिकेशन स्किल 0। क्यों? आप देखिए, आप टीचर के लिए, आप लेक्चरर है, केमिस्ट्री पढ़ाना है, सवाल ये पूछा गया किस लिए? टेस्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट करने के लिए। किसी पद पर आसीन व्यक्ति है, उसका जवाब यूं नहीं दिया जा सकता। वहां आप इंटरव्यू के दौरान है, उन्होंने कहा कि दूसरा सवाल काउंटर क्वेश्चन से किया गया, क्या आप नाम से पहले कुछ लगाना चाहेंगे? तो उन्होंने हड़बड़ा कहा कि श्री जगन्नाथ पहाड़िया। फिर भी जवाब गलत। क्यों? राज्यपाल इन पदों पर जो बैठते हैं, राष्ट्रपति, उनके पद से पहले लगता है क्या? महामहिम। और इसी के लिए सवाल पूछा गया था कि आप एक टीचर आदर्श के रूप में होता है, अगर आप वो वहां ऐसा बोल रहा है तो स्टूडेंट के सामने भी ऐसा ही जवाब देगा वो, और इससे उसका विपरीत असर पड़ेगा। सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज था उस कैंडिडेट को, परंतु कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी की वजह से रिजेक्ट, उसको ठुकरा दिया गया। आप इस परिवर्तित परिदृश्य के अंतर्गत इन चीजों का महत्व समझिए और अपनी स्पीकिंग स्किल्स इनको सुधारिए। और राइटिंग के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राइट विद ए पर्पस, अर्थात उद्देश्य के साथ में सार्थक लिखिए। जो व्यक्ति ज्यादा लिखता है उसका जीवन उतना ज्यादा ही अनुशासित होता है। राइटिंग मेक्स ए पर्सन डिसिप्लिन्ड, अनुशासित बनाता है। क्यों? क्योंकि लिखते के बोलने में शब्दों को दोबारा भी उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु लिखते समय सही शब्द का चुनाव सही समय पर और सही स्थान पर होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है, और जो हम करते हैं वो चीज हमारे आदत में शुमार हो जाती है और वो जीवन का एक अंग बन जाती है। आप अपने जीवन में इन 4 कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार कीजिए। आपको कोई नौकरी देगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर, उसमें सवाल जरूर ऐसे पूछे जाएंगे जो ऐसे होंगे आपकी इन स्किल्स को टेस्ट करने के लिए पूछे जाएंगे। दूसरे पार्ट पर के स्किल डेवलपमेंट पे आ रहा हूं। दूसरी जो बड़ी क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आज परख की जाती है एक एम्प्लॉयर के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा नौकरी प्राप्त करने वाले में, वो है उसकी थिंकिंग स्किल्स, अर्थात सोचने का जो कौशल है वो किस स्तर का है। थिंकिंग कई तरह की होती हैं, और सवाल भी इसीलिए उसको टेस्ट करने के लिए रिटन एग्जाम के दौरान भी, रिटन में भी, और साथ में इंटरव्यू के दौरान भी ऐसे पूछे जाते हैं जिससे आपकी थिंकिंग स्किल की परख सही तरीके से हो जाती है। पहली थिंकिंग स्किल जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुकी है वो है क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग, अर्थात सृजनात्मक नवीन सोच आपकी होनी चाहिए। वो जमाना लद गया जब परंपरावादी युग से उन चीजों को हम ढोए जा रहे थे और उन्हीं को हम रट करके आगे प्रवाहित करते जा रहे हैं। आज नए जमाने में रह रहे हैं। आज हर क्षेत्र के अंदर नवाचार करने वाले युवाओं की आवश्यकता रहती है जो नए सोच के साथ में समस्याओं से निपट सके। नए सोच के साथ में एक MNC मल्टीनेशनल कंपनी ने इन जो परीक्षा दी, उस परीक्षा के दौरान क्या किया, सवाल पूछे गए और उस सवाल के अंदर एक स्टोरी दी गई। क्या, कौन सी स्टोरी? वही हेयर एंड टॉर्टोइज लिखी हुई थी, कहानी पूरी लिखी हुई थी। सवाल सिर्फ इतना था, एड ए मोरल टू द स्टोरी, इस कहानी का मोरल लिखिए। सिर्फ एक लाइन में आपको जवाब देना, स्टोरी ऊपर लिखी गई है। परंतु स्थिति क्या बनती है, आज का विद्यार्थी तो ये सोच रहा है ना कि उसका रटा हुआ है, 7वीं 8वीं में रट रखा था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और लिख दिया अपने आप को माना बैठकर भाई मेरा उत्तर सही हो गया। वहां ऐसे उत्तरों को सही नहीं माना जाता है। वो गया वो जमाना जो 8वीं-10वीं के अंदर इस तरह के जो है आजकल, ठीक है, उसमें हमारा सिस्टम भी कुछ इस तरह का है जिसमें क्रिएटिविटी, विद्यार्थी की जो सृजनात्मकता है उसको हम मार देते हैं। उसमें नई बात आनी चाहिए थी। क्या है वो तो उसमें नई बात क्या, वो तो रटी भी है। आपका नॉलेज कहाँ पर हुआ? एक विद्यार्थी ने उसका ये मॉरल लिखा कि ओवर कॉन्फिडेंस रूइंस लाइफ एंड ही वाज सिलेक्टेड। कि
ये तो सभी लिख रहे हैं कि वहां पर एक आज तक आप जो मोरल लिखे जा रहे हैं उसमें विनर को केंद्र बिंदु रखा जा रहा है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। विनर कौन है उसकी दृष्टि में है, लूजर भी है उसके अंदर, एक हारने वाला भी है। उसकी बात भी तो सुनो। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस जमाने में रह रहे हैं, उस एज में हमें सबकी सुननी पड़ती है, सबकी सुननी चाहिए, हर वर्ग की सुननी पड़ती है। तो वहां पर उस लूजर से भी तो की बात पूछिए कि भाई क्या माजरा क्या रहा, वो क्या कहता है। उसके पक्ष को आज तक हम उपेक्षित करते रहे। ओवर उसकी दृष्टि में क्या था, उसको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि बस मैं तो आराम कर लूं। तो इस तरीके से नया सोच उसमें झलकना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग के टेस्ट करने के लिए एक दो और सवाल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ आइस, और वो कोई कुछ बता रहा है कि ईडी लगा करके पास्ट टेंस ऑफ आइस। क्रिएटिव जवाब इसका है, क्या है, वाटर। पास्ट टेंस ऑफ आइस, बर्फ भी कभी थी, क्या थी, पानी थी। व्हाट इज द फ्यूचर टेंस, फिर वाटर होगा। ये क्रिएटिविटी इसके अंतर्गत आ रही है। इस तरह की क्रिएटिविटी आजकल प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा उसको महत्व दिया जा रहा है, परंतु गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में भी अगर वहां पर थिंकिंग में, अपने सोच में अगर आप क्रिएटिविटी दिखाते हैं, कोई नई बात आप सामने लाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको महत्व दिया जाता है। उस क्रिएटिविटी को आप जरूर ध्यान में रखिए। इसी तरीके से दूसरी महत्वपूर्ण जो स्किल है, थिंकिंग स्किल, वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें एनालिसिस, चीजों का हम स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करते हैं और फिर एक रीजन्ड आर्गुमेंट, एक तर्क के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी किस दर्जे की है उसको भी टेस्ट करने के लिए कुछ पैसेजेस दिए जाते हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, उसके आधार पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का आकलन किया जाता है, वो भी आपको सुधारने की कोशिश की जाती है। और तीसरी और एक महत्वपूर्ण जो थिंकिंग स्किल, जिसके बारे में अनेक प्रश्न आजकल रिटन एग्जाम के दौरान भी और इंटरव्यू के दौरान जो पूछे जाते हैं, वो है लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग का अभिप्राय है, लेटरल को आप यूं समझ लीजिए सरल शब्दों में, साइडवेज। कहीं पर पहुंचने के लिए एक मुख्य रोड है, ठीक है, उसको तो सभी जानते हैं, परंतु हो सकता है कम समय में और बिना किसी अवरोध के आप दूसरे साइड में और भी रास्ते हैं, वहां से वहां आप बिना किसी अवरोध के वहां पहुंच सकते हैं। उनकी तरफ भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, मल्टीपल ऑप्शंस और बहुआयामी जो विकल्प हैं, उनकी तरफ भी आप गौर कीजिए। और अगर आप सोचेंगे तो जरूर वो ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपका दिमाग मल्टीपल ऑप्शन को केंद्र बिंदु में रखता है, इसका मतलब आप उस एम्प्लॉयर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। उसकी यूटिलिटी, आपकी यूटिलिटी उसकी नजरों में बढ़ जाएगी। इसलिए आप अपनी लेटरल थिंकिंग को सुधारिए। लेटरल थिंकिंग को टेस्ट करने के लिए जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, उनके उदाहरण के रूप में एक दो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। कि एक सवाल कैंडिडेट से पूछा गया कि दो जग हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, आप उन दोनों जगहों का पानी एक बाल्टी में डालिए, कैसे डालोगे कि जिससे पता चलता रहे कि कौन से जग का पानी कौन सा है। अब विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है, ये तो संभव है, पानी मिल जाता है, परंतु सोचेंगे तो इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसे कहा जाता है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां रास्ता। उसी तर्ज पर यह कहा जा सकता है वेयर देयर इज ए प्रॉब्लम देयर इज ए वे, जहां समस्या है उसका समाधान जरूर है। बिना समाधान के कोई समस्या होती नहीं। अगर आप कोई क्रिएट हुई है समस्या तो उसका समाधान भी है। उसका उत्तर कैंडिडेट ने दिया लेटरल थिंकिंग से है, उसका दूसरे रास्ते से सोचिए, उसी रास्ते से नहीं। दूसरा रास्ता है क्या, उस दोनों जगहों के पानी को आप फ्रीज में रख दीजिए, दोनों जगह को पानी जम जाएगा और जमने के बाद में बाल्टी में डाल दीजिए रंग लगा करके। ये आसान है, एकदम आसान है। अगर आप दिमाग में रखें तो संभव है। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया कि एक व्यक्ति और उसका बेटा कार में जा रहे थे, रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया, बेटे का
पिता उस आदमी की मृत्यु हो गई और वो जो लड़का था वो भयंकर रूप से घायल हो गया, हॉस्पिटल उसको पहुंचाया गया, परंतु हॉस्पिटल पर जो ऑपरेशन की टेबल पर देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ये तो मेरा बेटा, मैं इसका ऑपरेशन कैसे होगा। तो ऑपरेशन होता है, उसमें अपने दिमाग में हम क्या बैठाए रखते हैं कि डॉक्टर का मतलब फादर, डॉक्टर का मतलब आदमी, ये दिमाग में हमने फिट कर रखा है स्टीरियोटाइप। उसकी मदर भी तो हो सकती है डॉक्टर, मदर तो है। जवाब है इसका, अगर तरीका आप दूसरा अपनाएं तो निश्चित रूप से है। एक कैंडिडेट से पूछा गया कि 3 दिनों के लगातार नाम बताइए, 3 consecutive days, परंतु नाम इस तरह नहीं होने चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ऐसे नहीं होने चाहिए, है यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, है तरीका है, उत्तर है सबके, परंतु उस तरीके से जरूरत इस बात की है कि हम उस तरीके से सोचें, दूसरे तरीके भी अपनाइए सोचने के, जिसमें लेटरल थिंकिंग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जिसमें लेटरल थिंकिंग की होती है। अगर आप लेटरल थिंकिंग के हिसाब से समस्याओं पर मनन करेंगे तो उसका समाधान भी आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा तीसरी जो स्किल जो आजकल टेस्ट की जाती है पीआई में, पर्सनल इंटरव्यू में, वो है आपका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप चीजों को कितनी गौर से देखते हैं। अगर गौर से अगर आप चीजों को देखेंगे तो निश्चित रूप से उनको समझने में भी आपको सहूलियत हो सकती है। इंटरव्यू के दौरान, आरएस के इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट्स आते हैं टीचर्स में और उससे पूछा जाता है कि आपको इस कमरे में आपने क्या आपको नजर आ रहा है, क्या देख रहे हैं। तो ज्यादातर कैंडिडेट्स देखते हैं कि 2 फैन है, खिड़कियां हैं, वहाँ सामने एक फोटो भी होती है कोई छोटी सी, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता, या ज्यादा से ज्यादा इतना है कि एक फोटो है, किसकी है, इसमें क्या है, उसका माइन्यूट पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। जब आप बैठते हैं, एक वृद्धा की फोटो है, इसके ललाट पर कुछ रेखाएं हैं जो उसके अनुभव की दौलत को बयां कर रही हैं। अगर आप इस तरीके से 1-2 लाइन वहां पर बोल देते हैं, आपका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन, कोई रोक नहीं सकता। शुरुआत में अगर आपकी ऐसी 1-2 बातें आ जाती हैं, परंतु वहां पर स्थिति क्या है, न आपका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको टिका, कम्युनिकेशन स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन 3 क्षेत्रों को जरूर, इन जो क्षेत्रों में इन जो हुनर है उस हुनर को सुधारिए। और इसके साथ साथ आजकल जैसा मैंने शुरू में कहा था कि पहले सिलेक्शन का आधार सिर्फ आईक्यू होता था, आजकल आईक्यू ही नहीं बल्कि उसके साथ में कुछ और भी हैं, उनमें भी सुधार लाने की कोशिश कीजिए। कौन कौन से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिससे कि आपका आईक्यू के साथ साथ ईक्यू, इमोशनल क्वोशेंट, आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल, कि आदमी भावुक प्राणी है, अपनी भावनाओं को कैसे वो कंट्रोल कर पाएगा, कैसे नियंत्रण में रख पाता है, तो उसमें भावनाओं को अपने अनुशासन में रखना आता है कि नहीं आता है। एमक्यू, मॉरल क्वोशेंट, उसकी नैतिकता कैसी है। ये ऐसे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जिससे आपकी एसक्यू, सोशल क्वोशेंट, मिलनसारिता, आप समाज में लोगों से मिलते हैं, उनके साथ में आपका तारतम्य, उनके मेल मिलाप का आपका नजरिया, उनका तरीका क्या है, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जिससे आपका आईक्यू, ईक्यू, एमक्यू, एसक्यू, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं आजकल के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान, और उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। एमक्यू टेस्ट करने का एक सवाल पूछा गया कैंडिडेट से कि आईसीएस परीक्षा के दौरान कि एक घनघोर बहुत तेज गति से आंधी चल रही है और मौसम खराब है, अंधड़ है, ओले गिर रहे हैं, रात का समय है और एक बस स्टॉप पे 3 व्यक्ति खड़े हैं, आप उधर से गुजर रहे हैं, आप अपनी कार में जा रहे हैं, आपकी कार में सिर्फ एक सीट है, सिर्फ एक को आप आश्रय दे सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। उस टॉप पे कौन खड़े हैं, एक बुढ़िया जो कांप रही है ओलों की मार से, और एक आपका मित्र है, पुराना मित्र जिसने आपकी जिंदगी कभी बचाई थी, और तीसरा एक व्यक्ति वो है आपके मंगेतर, जिससे आपकी शादी होने वाली है, जिसके लिए आपने जीने और मरने की कस्में खाई हैं। अब आप उनमें से किसको महत्व देंगे, किसको उस कार के अंदर बैठाएंगे। अब जो सवाल
अब इसका कोई सही गलत अगर आप देखें तो कोई उत्तर नहीं होता। आप उत्तर क्या देते हैं इसके आधार पर आपके व्यक्तित्व का आकलन हो जाता है। एक कैंडिडेट जवाब दिया कि मैं बुढ़िया को बैठाऊंगा और उसको हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। अब कहने को सही गलत क्या क्या है, इसमें क्या जाहिर हुआ कि एक अमीर होने के नाते उसके ये है कि मैंने एक दया भाव इस तरह का आ गया। परंतु एक कैंडिडेट थिंकिंग स्किल उच्च कोटि की, जिसके एम के उसने क्या जवाब दिया कि मैं, इसका मतलब क्या निकला कि बुढ़िया के प्रति तो आपका रहम उपज गया आपके दिल में, परंतु जिस मित्र ने आपकी जान बचाई थी उसके प्रति आपके दिल में कोई कृतज्ञता का भाव नहीं रहा। दूसरे ने क्या जवाब दिया कि मैं अपनी कार की चाबी मेरे उस मित्र को दे दूंगा जिसने मेरी जान बचाई, कि वो उस बुढ़िया को बैठाए, अंदर बैठाए और हॉस्पिटल ले जाए, और मैं वहीं रुक जाऊंगा मेरे सपनों की रानी के साथ में। कि दो एक, जहां पर इस तरीके की, यहाँ पर क्या टेस्ट क्या किया जा रहा है, उसका एमक्यू उससे कुछ कोटि का है। जहां पर इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और आज आप अभी भी आपके दिमाग में ये है कि आपने केमिस्ट्री रट ली या पॉलिटिकल साइंस रट ली या इस तरह के कुछ सवालों के जवाब रट लिए, परीक्षा में लिखा है, उस आधार पर आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो अब आप आज के ज़माने में नहीं होने जा रहा है। आपके जीवन में सपने बड़े होने चाहिए। आज के विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज का जो 90% युवा है, 90% युवा, उसके सपने मर चुके हैं। वो उसके आंखों में सपने सिर्फ किसके लेता है? वो पुलिस, आर्मी, 3rd ग्रेड टीचर, पटवारी, उससे आगे वो सोचता नहीं है। ऊंचे पदों पर जो जाते हैं वो आप में से ही निकल करके जाते हैं, आप जैसे ही हैं। आप में वो सब गुण हैं जो उनमें है। प्रकृति ने एक बीज अपन बोते हैं और वो बीज बड़ा होकर के एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। उस पर सुंदर फूल लगते हैं, मीठे फल लगते हैं, उसके अंदर थे वो गुण थे। ठीक इसी तरीके से आप संभावनाओं का अपार भंडार आपके व्यक्तित्व के अंदर निहित है। आप उनको संवर्धित कीजिए, विकसित कीजिए, ऊंचे सपने लीजिए। नौकरी का जो पिरामिड है उसको देखिए, ऊपर से संकड़ा है, नीचे से चौड़ा है। ऊपर जो भी सर्विसेज हैं वो खाली चल रही हैं। आर्मी में योग्य अधिकारी नहीं मिल रहे, पोस्ट खाली। इसी तरह से ICS का आकलन आया था, ICS के पोस्ट खाली चल रही हैं, योग्य नहीं मिल रहे हैं। इसी तरीके से ITI के अंदर बहुत सी पोस्ट वैकेंट चल रही हैं क्योंकि योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। योग्य कौन से? डिग्री वाले तो बहुत मिल रहे हैं, परंतु मैंने जो बातें बताई हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन स्किल्स वाले, नवाचार सोच वाले, स्किल्स वाले विद्यार्थियों की कमी चल रही है। ऐसे विद्यार्थी नहीं है। अगर आप अपने व्यक्तित्व के अंदर ये सुधार करते हैं तो आपको ऊंचे पदों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। आप जरूर पहुंच सकते हैं। सपने अच्छे लीजिए, सोचिए अच्छा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर, इसलिए एक कहा जाता है कि इफ यू हैव बीन देयर इन योर माइंड यू विल गो देयर इन योर बॉडी। अगर आप दिमाग में कभी सोच लेते हैं कि मैं वहां गया हूं, चाहे कल दिल्ली देखा नहीं, परंतु दिल्ली, दिमाग के अंदर दिल्ली अगर घूम आए तो एक दिन ऐसा भी होगा कि शरीर से भी आप दिल्ली जरूर जाएंगे। परंतु आपने जब सपने ही लेक्चरर के या RS के इनके लिए ही नहीं, तो फिर वो आपको वो हासिल कैसे होंगी? उनके सपने जरूर लीजिए, बनने की अभी से कोशिश कीजिए। जिस तरीके से कंपनी, कोई आज की कंपनी है, बाजार के अंदर कोई प्रोडक्ट उतारती है तो उससे पहले क्या सोचती है? वो उस प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करती है, उस प्रोडक्ट को यूजर फ्रेंडली बनाती है कि कंज्यूमर फ्रेंडली, उपभोक्ता के लिए कितना वो ठीक रहे। ठीक इसी तरीके से अगर आप जॉब के मार्केट में उतरना चाहते हैं तो उससे पूर्व एम्प्लॉयर ये देखेगा कि आप एम्प्लॉयर फ्रेंडली हैं कि नहीं। एम्प्लॉयर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का हुनर, उसका कौशल आप में है कि नहीं, उस कौशल को विकसित जरूर कीजिए। अभी भी वक्त है सुधारने के लिए। इसलिए कहा जाता है ना कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि उसे सलीके से तराशा जाए। अगर सलीके से तराशेंगे तो एक सामान्य पत्थर है वो भगवान बन जाता है, लोग उसके सामने शीश नवाते हैं। ठीक इसी तरीके से आप व्यक्तित्व का परिमार्जन करेंगे। अगर आप अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करेंगे, आप कौशल का विकास करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी उच्च कोटि का बनेगा।
कीप लर्निंग एवरी डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एवरी डे, कीप इवॉल्विंग एवरी डे। हमेशा आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? यू शुड बी बेटर देन यू वर यस्टरडे। आज आप क्या हैं, कल से आज आप बेहतर होने चाहिए, यह लक्ष्य दिमाग में रखिए। जिसे कहा गया है कि गुड बेटर बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट टिल योर गुड इज बेटर एंड योर बेटर बेस्ट। आपका लक्ष्य बेस्ट होना चाहिए, गुड से बेटर की तरफ और बेटर से बेस्ट की तरफ। मार्टिन लूथर किंग जो ऐश्वेतों की लड़ाई लड़ने वाले थे अमेरिका के अंदर, उनके बहुत बढ़िया उक्ति उन्होंने कही थी। क्या कहा था? जो उस समय सपना माना जाता था कि इस तरीके से ऐश्वेत लोगों को भी बराबर का हक मिल जाएगा, तो उन्होंने उनको प्रेरित करते हुए क्या कहा था कि इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन। अगर आप उड़ नहीं सकते कोई बात नहीं, दौड़िए। इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक। अगर दौड़ भी नहीं सकते तो कोई बात नहीं, चलिए। इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल। अगर आप चल भी नहीं सकते तो लेंगे, बट नेवर स्टैंड आइडल। आप एक स्थान पर अड़े मत रहिए, ये लक्ष्य दिमाग में होना चाहिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अंग्रेजी के महान कवि हुए थे, उनकी पंक्तियां बहुत अच्छी कई बार दिमाग में आती हैं। आपका भी वही होना चाहिए। भेड़ चाल मत चलिए, उन रास्तों पर मत जाइए जिस रास्ते पर भीड़ जाती है। अपना नया रास्ता जरूर बनाइए, और अगर नया रास्ता बनाएंगे तो आपको वहां पर भीड़ नहीं मिलेगी और आपको अवरोध भी कम मिलेंगे। उन्होंने क्या कहा था कि 2 roads diverged in a forest and I chose the one less traveled by and that has made all the difference। कि एक जंगल में जा रहा था, 2 राहें, 2 रोड्स, 2 सड़कें फट रही थी। मैंने उस राह को चुना जिसमें अब तक कोई गया नहीं था, जिस पर कोई चला नहीं था। मेरे में और उनमें यही अंतर है कि मैं उस राह पर चला जिस पर और नहीं चले। अगर आप ऐसे रास्तों पर चलेंगे तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण सही तरीके से होगा। वक्त बिल्कुल बदल रहा है और सफल वही होंगे जो कि वक्त की नजाकत को जान जाते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया बात कही गई है कि वक्त के इशारों को जो पढ़ना जान लेते हैं, अंधेरों में भी जो सहारों को ढूंढना जान लेते हैं, स्वयं चूमती हैं मंजिल आकर उनके कदम, जो वक्त की नजाकत को वक्त से जान जाते हैं। अगर आप वक्त आपका जीवन सफल होगा। बहुत सी चीजें मैंने कही और शुरुआत लिसनिंग से ही की थी, परंतु पता नहीं लिसनिंग इधर से सुना, बीच में जो स्टेप्स बताए थे जजिंग और अंडरस्टैंडिंग, उनको कहाँ तक आपने अपनाया कह नहीं सकता। अगर उनमें से कुछ चीजें आप अपना सकें लिसनिंग और रीडिंग के स्टेप्स, तो मैं जरूर मानूंगा कि मैंने जो कुछ कहा वो आंशिक रूप से सफल रहा। अंत में मैं फिल्म प्यासा में गीता दत्त की एक जो कहा था ना, एक गाने की लाइन है, उसको थोड़ा तोड़ के यूं ही कहना चाहूँगा कि कुछ मैंने कही, कुछ तूने सुनी, मैंने क्या कहा, आपने क्या सुना, पर बात कुछ बन ही गई। अर्थात आप जो कुछ इससे प्रेरणा हासिल कर पाएँ, अपने जीवन में अपेक्षित सुधार कर पाएँ, ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं पुनः प्राचार्य महोदय का और स्टाफ के सदस्य और आप जो श्रोता हैं, मुझे श्रोता ही नहीं, आप श्रावक लगे। श्रोता जैनिज्म में, जैन धर्म में श्रावक उसको कहा जाता है जो बड़ा गौर से सुनता है। आप में श्रावक के गुण देखने को मिले, ये मुझे बड़ी खुशी की बात है। तो आपने अच्छे श्रावक के रूप में सुना, आप भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।